हाय लबासना ड्रीमर्स। आज तारीख है 22 जून 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम क्या देखेंगे, हम कार्टून का मीन समझेंगे, हम कार्टून की जिस्ट समझेंगे कि इस पर बात की बात किस बात पर की जा रही है। तो बेसिकली आप जैसा कि पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा, इस फ्लैग से आइडिया ये लग रहा है कि ये यूएसए की बात हो रही है। और ये यूएसए बेसिकली किन चीज़ों पर बैठा हुआ है? लिंचिंग, रेड लिंचिंग, रेसिज्म, स्लेवरी। तो दीज टाइप ऑफ जो बैड सोसाइटी की जो बैड एक्टिविटीज़ होती हैं। रेसिज्म क्या है? सोसाइटी में एक बैड एक्टिविटीज़ है, बैड एक्शन है। स्लेवरी क्या है? कि मीन किसी को गुलाम बनाना क्या है? बैड एक्टिविटीज़ है। तो जो इतनी सोसाइटी में जो बैड इविल्स थी, जितनी एक्टिविटीज़ थी, ये एक प्रोटेस्ट का रूप ले लेती हैं। किसका रूप ले लेती हैं? प्रोटेस्ट का। और जो यूएस के जो लीडर्स हैं, इन्हीं सारे जो बैड एक्टिविटीज़ के रूपी जो बम है, कह रहे हैं उसके ऊपर एक्सप्लोसिव के ऊपर बैठे हुए हैं। और अभी रिसेंटली हुआ क्या कि जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, प्रोटेस्ट स्टार्ट होने पर वहाँ की पुलिस ने क्या किया कि कुछ जो रिवोल्ट कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक तो पहले से एक्सप्लोसिव पर ये बैठे हुए थे, ठीक है, और भी पुलिस ने क्या किया कि उस पर फायर लगा दिया कि अभी आग अब होगा क्या, अभी पूरी तरह से एक्सप्लोड होगा, कि मीन फटेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही दिखाया जा रहा है कि सिम्टम यही है कि जो यूएस में अभी राइट नाउ मूव कर रहा है, वो अब वर्स टू वर्स होता जा रहा है। अब वो चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही हैं। ठीक है, कि मीन डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सके कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो प्रोटेस्ट को हैंडल नहीं कर सके, मैनेज नहीं कर सके। ठीक है, अब हम अपने आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। आर्टिकल में सबसे पहला आर्टिकल हमारे पास है इंडियाज कंटिन्यूइंग टू फ्रंट कॉन्ड्रम की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इशू इशू कुछ ऐसा है कि ये थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर के जाते हैं। कहते हैं कि 1950 के बाद से ही इंडिया और चाइना के रिलेशन करें बहुत अच्छे तो नहीं थे, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंडिया चाइना को हमेशा अपना भाई मानता रहा और काफ़ी उस पर बिलीव हुआ करता था। अब आर्टिकल में 1959 से बताते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, मनमुटाव स्टार्ट होता है। लेकिन उसके बावजूद जब ये मनमुटाव स्टार्ट होता है, तो भी इंडिया के लीडरशिप थे, जो इंडिया के लीडर्स थे, वो चाइना के बारे में क्या सोचते थे, इस आर्टिकल में वही बताया गया है। आर्टिकल में बात इस बात पर की जाती है कि उस वक्त के 1962 के वॉर के टाइम हुआ क्या था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? मेनन साहब थे। अब मेनन और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे मीन थापर साहब, तो इन तीनों के कम्युनिकेशन को इसमें बताया जाता है। इसमें इस आर्टिकल में बात बात किस बात पर की जा रही है? कहते कहते क्या है कि जब थापर ने वार्निंग दिया कि इंडो चाइना वाले बॉर्डर पर इंडिया के ट्रूप्स हैं, जो इंडियन आर्मी है, कह रहे वो इस स्थिति में नहीं है कि अगर चाइनीज़ अगर एग्रेशन करें तो हम उन्हें रोक पाएँ। बट उसके बावजूद मेनन, जो उस वक्त के मेनन थे, मीन डिफेंस मिनिस्टर थे, वो थापर को क्या बोलते हैं? कहते हैं कि तुम कह रहे कि तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें आईबी से इंफॉर्मेशन मिली है कि चाइनीज़ हमारे ऊपर अगर उनको मौका भी दिया जाएगा तो हमारे ऊपर वो अटैक नहीं करेंगे। वो बेसिकली ये स्टेटमेंट देते हैं थापर को। इवन जब इंटरव्यू में पूछा जाता है मेनन साहब से कि अच्छा आप ये बताइए कि क्या मुझे चाइनीज़ों से खतरा है, तो बड़ा स्पष्ट वो थापर के मेन जो वार्निंग, थापर के वार्निंग पर मीडिया पर्सनल पूछते हैं डिफेंस मिनिस्टर से कि थापर साहब कह रहे हैं कि चाइना से उन्हें खतरा है, तो आप क्या सोचते हो? तो डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि वो एक बिना दांत वाली बूढ़ी औरत की तरह है जिसको कुछ नहीं पता कि वॉर कैसे लड़ा जाता है। एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट इस आर्टिकल में यूज किया गया है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि एन के मेनन साहब क्या सोचते थे, उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर क्या सोचते थे। अब डिफेंस मिनिस्टर के थॉट को इंटरलिंक किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के थॉट से, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये मानते थे कि पाकिस्तान उनके लिए तो थ्रेड है, लेकिन चाइना उनके लिए थ्रेड नहीं है। और पंडित नेहरू के ही आइडियोलॉजी से, पंडित नेहरू के ही थॉट से जो एन के मेनन थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इवन डिफेंस मिनिस्टर के बारे में इस आर्टिकल में ये बात भी मेंशन की गई है कि इवन जो आर्मी स्टाफ थे, जो आर्मी चीफ थे, उनके उनके ये कहने पर कि उन्हें कुछ डिफेंस पर्सनल चाहिए इंडो चाइना बॉर्डर पर, उसके बावजूद अपनी एक फोर्स भी, अपना एक सोल्जर भी वो कश्मीर से हटा नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें ये पक्का भरोसा था कि चाइनीज तो अटैक नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान से उन्हें बहुत ज़्यादा थ्रेड है। तो पाकिस्तान से एक भी सोल्जर, पाकिस्तान वाले बॉर्डर से वो एक भी सोल्जर को वहाँ से मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता इसका उल्टा है कि जब 20 अक्टूबर 1962 में होता होता कुछ यूं है
कि चाइनीज़ आर्मी 13 जो पोस्ट होती हैं, इंडियन पोस्ट होती हैं, उस पर कब्जा कर लेती हैं। अब कब्जा कैसे कर लेती हैं? ऐसा नहीं है कि इंडियन सोल्जर्स को हरा करके उन्होंने कब्जा कर लिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने किया क्या था कि उन जगहों को चुना, क्योंकि 5 चेक पॉइंट्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना ने केवल वहीं पर एनेक्स किया, केवल केवल उसी रास्ते से वो आए जहां पर इंडियन सोल्जर या तो थे ही नहीं या तो एकाक थे। ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिया क्या हुआ, इंडिया डिफेंड नहीं कर सका, इंडिया रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सका। ठीक है, और जब एक बार कोई आपके बॉर्डर तक चला आता है, ठीक है, तो मीन आपके इनर कोस्ट तक चला आता है और आप पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो, इवन आपने अपना डिफेंस पर्सनल भी वहां पर डिप्लॉय नहीं किया हुआ है, इस बिलीफ सिस्टम से कि चाइना तो कभी आपके ऊपर अटैक कर ही नहीं सकता। ये बिलीफ सिस्टम पंडित नेहरू का भी था, ये बिलीफ सिस्टम उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर का भी था। केवल चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ थे थापर साहब, केवल वही बोलते थे कि नहीं, चाइना से भी हमें थ्रेट है, हमें चाइना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है, बट होता कुछ इसी का उल्टा होता है। 1962 में वॉर हो जाता है, तो 1962 के बाद जब पंडित नेहरू अपने मरने वाली अवस्था में थे, क्योंकि 1964 में उनकी मौत हो जाती है, 20 अक्टूबर 1962 में वॉर होता है और 1964 में मौत हो जाती है। अब पंडित नेहरू एक लेटर लिखते हैं, किसको लिखते हैं कि उस वक्त के जॉन एफ कैनेडी यूएसए के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं कि चाइना ने मुझे धोखा दिया है, और इस चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है, कह रहे वो केवल एशिया में या केवल इंडिया को दबाना नहीं है, इंडिया के टेरिटरी को एक्वायर करना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि वो इंडिया को अपनी पॉलिसी में, मीन जो उनकी ग्लोबल पॉलिसी है कि वो वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं। चाइना क्या बनना चाहता है, एक वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, और उसमें चाहता है कि इंडिया क्या करे, उसमें हाँ में हाँ मिलाए। ठीक है, तो वो यही बात चाहते हैं, इसकी वजह से इंडिया के ऊपर इस प्रकार का प्रेशर जनरेट किया जा रहा है। ये कौन लिखता है, ये पंडित नेहरू लिखते हैं, जॉन एफ कैनेडी को लिखते हैं। जॉन एफ कैनेडी कौन है, उस वक्त के प्रेसिडेंट थे यूएसए के। तो ये वाला आर्टिकल हमारा पूरा पूरा डिस्कस हो गया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं, फाइटिंग अ डबल पैंडेमिक। अब देखिए, डबल पैंडेमिक यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक तरफ हम वॉर लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ मेन ये कोरोना वायरस का प्रभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस ने किया क्या कि जो जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन था उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव कैसे किया है कि एक वुमेन को जो हेल्थ फैसिलिटी एक्सेस हो पाती थी पहले, कह रहे वो अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। और इवन जो गर्ल्स का जो एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती हैं, तो उनका एक फीमेल टीचर से इंटरेक्शन कह रहे वो वीक हो गया है, कह रहे या तो वीक हो गया है या तो ख़त्म हो गया है। क्योंकि हुआ क्या कि जो फीमेल वर्कर हैं, कह रहे हैं उनके पास 3 टाइम ज़्यादा काम होता है कंपेयर द मेल वर्कर, क्योंकि वो एक घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं और वो बाहर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं। बट स्कूल सिस्टम के क्लोज होने की वजह से कह रहे 2 तरह की क्राइसिस जनरेट हो गई है। पहली बात तो ये कि एक फीमेल को, एक वुमेन को हेल्थ की जो फैसिलिटी होती है, कह रहे वो मिल नहीं पा रही है, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, और वो उस तरह से जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ होती थी वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रही हैं। और जो गिनकोलॉजिस्ट होती हैं, कह रहे वो घर तक आ नहीं सकती हैं, और इवन इस समय तो वो कोरोना वायरस के चक्कर में इंगेज हैं। तो जो हेल्थ का पहले से ही ध्यान नहीं दिया जाता था महिलाओं के, बट स्टिल जब से कोविड-19 और ये पैंडेमिक का दौर चला है, कह रहे तब से उनकी हेल्थ की जो वो है स्थिति है और भी ज़्यादा खराब हुई है। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी एक कमेंट भी लिखती हैं, कहती क्या है कि 70% जो वर्कर हैं, कह रहे हैं वो क्या है कि वो तो फीमेल ही हैं, जितने भी हेल्थ वर्कर हैं 70% कह रहे हैं वो तो फीमेल ही हैं। और एक और डेटा यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि इबोला वायरस से मरने वाली, जो वेस्टर्न अफ्रीका में इबोला वायरस फैला था, तो उस वहाँ का वो एंडेमिक था, उसमें 60% मरने वाली केवल महिलाएं रहती हैं। अब महिलाएं क्यों रहती हैं, जस्ट बिकॉज कि उनकी केयर नहीं हो पाती, वहाँ तक हेल्थ की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है। ठीक है, ये तो पहली प्रॉब्लम हो गई जो महिलाएं फेस कर रही हैं इस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में। फिर सेकंड थिंग, होम वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। होता क्या है कि हेल्पलाइन नंबर पे कॉल आती है, पुलिस घर पे एक्सेस कर नहीं सकती है, कुछ तो पैंडेमिक की वजह से, और कुछ घरों में कि घर में कोई विवाद न पैदा होने पाए, क्योंकि जुडिशरी सिस्टम क्या है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन तो कर नहीं पा रही है कि जो उनको न्याय मिलेगा। तो इसकी वजह से जो वो वाली फैसिलिटी थी कि आप सीधे जाओगे, आप पुलिस पर आप कंप्लेन कर दोगे और आपको उस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी, कि ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, ये तो सेकेंड थिंग हो गया।
देन जो थर्ड, जो इन दोनों का कॉन्सिक्वेंस है, कह रहे वो है कि जो बच्चियां स्कूल जाया करती थी, जस्ट बिकॉज, क्योंकि होता क्या है कि उनके साथ भी कह रहे प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होती ही हैं, कि समटाइम होता क्या है कि सोसाइटी में उनके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है, लाइक समटाइम होता है कि सेक्सुअली वो एक्सप्लॉयटेटेड होती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि वो कैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस करेंगे। तो जो फीमेल टीचर होती थी वो उन्हें सेक्स एजुकेशन दिया करती थी कि ऑन व्हाट मेथड, कि गुड टच और बैड टच के मेथड से कह रहे उन्हें ये पूरी बातें बताई जाती थी। कह रहे कि अब वो बच्चियां भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं अपनी फीमेल टीचर से, तो इसकी वजह से जो एक पूरा पूरा एग्रेशन, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है एक फीमेल पर, कह रहे पूरी तरह से वो डेवलप हो रहा है। और होम वायलेंस बढ़ने की वजह से जो बच्चे घरों में इस समय मीन बढ़ रहे हैं, तो वो होम वायलेंस का भी शिकार वो खुद भी हो रहे हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क पर एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये फीमेल ही हैं लिखने वाली, तो पूरी बातें इन्होंने प्रॉपर तरीके से मेंशन किया कि कहाँ कहाँ पर इश्यूज हैं। अब एक और इसमें रिपोर्ट मेंशन किया जाता है, सेशल्स की रिपोर्ट है। अब सेशल्स कहाँ, अभी कहाँ का वो कंट्री है, ये अफ्रीकन कंट्रीज है। अब देखिए सेशल्स, अब ये आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प कर सकता है कि सेशल्स में पैंडेमिक के ठीक पहले एक सर्वे किया गया, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। उस रिपोर्ट या उस पब्लिकेशन में ये बताते क्या है कि केवल फीमेल के साथ जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से जो जीडीपी का जो लॉस होता है सेशल्स में, कह रहे हैं वो 4.65% होता है। और ये 2019 की रिपोर्ट है, मतलब ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। ये हम अपने एसे राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। इवन जीएस पेपर फर्स्ट में सोशल इश्यूज वाले सेक्शन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो पीएम के इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है। पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया की बाउंड्री को किसी ने इनक्रोच नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब पीएम का इस प्रकार का एक वेग स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर किसी ने इनक्रोच नहीं किया था, कोई हमारी बाउंड्री के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर नहीं आया, तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किसने किया? कह रहे चाइना तो अभी भी यही कह रहा है वो तो गलवान वैली में उनका अधिकार है और वो गलवान वैली में गए हुए हैं, तो उन्होंने किसी की टेरिटरी में इंक्रोचमेंट नहीं किया हुआ है। और सेम बात पीएम मोदी भी बोल रहे हैं। तो जो हमारे 20 सोल्जर्स थे मारे, मतलब जो शहीद हुए हैं, मारे तो नहीं गए, शहीद हुए हैं, तो अब फिर तो वो फालतू में हो गए ना। अब ये तो जो वर्ल्ड मीडिया है वो तो यही बात बोलेगा कि इंडियंस गए थे, लग रहा है कि इंडिया की चाइनीज की टेरिटरी में। और ऐसा कोई स्टेटमेंट जब आप एक मास मीडिया से जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो और ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करोगे जिसमें दो दो क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ जाए, कह रहे हैं कि इससे यह स्पष्ट होता है कि जो पीएम मोदी हैं, कह रहे हैं ये अपने वर्डों को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहते हैं, क्योंकि इनको बार बार क्लेरिफिकेशन देना पड़ जाता है। और जब बॉर्डर के रिगार्डिंग जब इश्यूज हो, तब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हमें इतनी बार क्लेरिफिकेशन देना पड़ जाए। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, कि जब अदर पार्टी के साथ जब फ्राइडे में मीटिंग होती है पीएम मोदी का, तो पीएम मोदी को लगभग सभी पार्टियों का सपोर्ट मिला, बट उन सभी ने केवल इसी बात का विरोध किया कि आप पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी बात क्यों नहीं बता रहे हो कि बॉर्डर पर एक्चुअली हो क्या रहा है, कि हमारे सोल्जर्स को किसी ने पकड़ा था या फिर हमने किसी के सोल्जर को पकड़ा था। आपने तो सीधा सीधा इस स्टेटमेंट दे दिया कि कोई भी हमारी बाउंड्री के अंदर नहीं आया, और इवन बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। जब कोई डिस्प्यूट नहीं है तो लड़ाई किस बात की हो रही है? राइट, तो राइटर यही बोलते हैं कि चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है अपर हाउस में, अभी रिसेंटली में फ्राइडे में इलेक्शन हुआ है। अब फ्राइडे में इलेक्शन हुआ तो अभी राइट नो जो पॉलिटिकल पार्टी अभी तक क्या था, बीजेपी के पास 75 राज्यसभा में सीटें थी। फ्राइडे के इलेक्शन के बाद 11 सीटें बढ़ गई हैं। अभी बीजेपी के पास 86 सीटें हैं, लेकिन अभी भी ½ के एबव बीजेपी पहुंच नहीं पाई है। लेकिन अब इसमें बीजेपी की कुछ खामियां भी गिनाते हैं। कहते हैं कि गुजरात में कांग्रेसियों का इस प्रकार से इस्तीफा दे देना, एब्सेंट हो जाना, और एमएलएस का बाहर रहना, और जहां पर एक सीट केवल बीजेपी को मिल सकती थी वहां पर दो दो सीटें बीजेपी को मिलना, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मीन राज्यसभा की सीट मिलने पर यहाँ पर कहते हैं कि अभी कांग्रेस को अपने ही अलाइज को अपोजिशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें मेंशन की जाती हैं, बट स्टिल इसमें रिलेवेंट सिर्फ इतनी सी बात है कि बीजेपी की अभी 11 सीटें और बढ़ गई हैं, अब 75 से 86 सीटें हो गई हैं। ठीक है, तो ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर।
नेक्स्ट आर्टिकल में ये वाला आर्टिकल तो डिस्कस करेंगे करेंगे नहीं, जस्ट इसमें इसमें मास्क के यूजेस पर बात की जा रही है कि मास्क का यूज़ किस किस प्रकार से किया जा सकता है और कब कब किसने किसने किसे सजेस्ट किया। लेकिन जिस्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि मास्क के प्रयोग से हुआ क्या है कि जो कोविड-19 है, जो पैंडेमिक है, कह रहे हैं इसका स्प्रेड तो रुका है। कह रहे हैं ये बात WHO भी मानता है और जो वर्ल्ड के जो हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन है, कह रहे वो भी इस बात को मानते हैं कि मास्क के यूज़ से कह रहे हैं कि हुआ कि कोविड-19 का जो स्प्रेड है, कह रहे हैं वो धीमा हुआ है। कह रहे हैं पूरी तरह से रुका तो नहीं है, लेकिन धीमा जरूर हो गया है। ठीक है, अब ये तो एडिटर से लिखते हैं, हमारे जैसे जो रीडर्स हैं यही भेजते हैं, तो उन्हीं का आर्टिकल तो उसको तो डिस्कस करेंगे नहीं। हमारे पास नेक्स्ट वन जो आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, ये चाइना पॉलिसी लैक्स परस्पिसिटी की बात करें। अब देखिए केस कुछ ऐसा है ना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के ऑब्जेक्टिविटी पर डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जस्ट बिकॉज क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे किया क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, इसकी वजह से चाइना इंक्रोच कर रहा है। फिर कुछ बोलते हैं कि नहीं, चाइना इस समय एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है, इसकी वजह से चाइना अपना एग्रेशन दिखा रहा है। फिर तीसरी बात कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं नहीं, यूएसए के इंडिया यूएसए के फेवर में जा रहा है, इसकी वजह से चाइना एग्रेशन दिखा रहा है। तो चाइना का एग्रेशन केवल यहीं पर नहीं है, वो तो साउथ चाइना सी में भी है, जापान के साथ भी उसका पंगा है, कोरिया के साथ भी पंगा है। मीन जिसके साथ भी उसकी बाउंड्री लगती है, कह रहे वहाँ पर भी कहीं पर भी उसने अपने बॉर्डर के डिस्प्यूट को किसी भी कंट्री के साथ रिजॉल्व नहीं किया है। वो इसलिए रिजॉल्व नहीं किया है कि जस्ट ताकि उसके पास एक मौका रहे, एक अवसर रहे अपनी बाउंड्री लाइन को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाने का। क्योंकि 1962 के वॉर में हुआ भी यही था कि उन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन को थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ा लिया, और अभी भी गलवान वैली में भी यही हो रहा है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फेंसिंग हुई है, कह रहे हैं उस प्रकार से फेंसिंग कह रहे होने नहीं देता है चाइना। ठीक है, क्योंकि चाइना उस डिस्प्यूट को क्रिएट करके रखना चाहता है, जिससे हो गया कि आगे चल करके पेट्रोलिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक, अब कुछ फिंगर वाले जोन हैं, तो कभी कभी होता कि कुछ टेरिटरी ऐसी होती है जहां पर आप पेट्रोलिंग करने पहुंच नहीं पाते हो। पेट्रोलिंग करने का मतलब ये है कि वहां पर निगरानी करना, आपके सोल्जर्स अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाते हैं और पेट्रोलिंग करने के लिए, इसका मतलब वो उस क्षेत्र की रक्षा कर रहे होते हैं। तो इंडिया क्या हुआ कि कुछ जो हिल एरियाज थे, कह रहे वहाँ पर या तो कभी कभी पेट्रोलिंग करता था या फिर वीक में करता था। तो इसकी वजह से जब चाइनीज़ को मौका मिला तो वहाँ पर उन्होंने पेट्रोलिंग करने से इंडियंस को रोक दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बाउंड्री है कर वो डिफाइन नहीं है। अब राइटर कहते हैं कि इंडिया अभी भी चाइना के ऑब्जेक्टिव को समझ नहीं पाया है कि चाइना एक ग्लोबल लीडर बनना चाहता है या फिर वो अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करना चाहता है। कहते हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छा किया, इंडिया को करना भी यही चाहिए, उसे डिफेंड करना चाहिए, उसे रजिस्ट करना ही चाहिए। क्योंकि जब 1962 के वॉर में मिस कैलकुलेशन की वजह से इंडिया हारा था, ना कि इंडिया लड़ करके हारा था। क्योंकि चाइनीज़ आर्मी के साथ कह प्रॉपर तरीके से फाइट हुआ नहीं, क्योंकि 1962 के बाद से जब इंडिया और चाइना के बीच में क्लैसेस हुए हैं, चाहे वो 1967 का हो, चाहे वो 71 का हो, कह रहे जब भी क्लैसेस हुए हैं, कह रहे हैं तब इंडिया ने एक बढ़त हासिल की है, एक विजयी के रूप में निकल करके बाहर आया है। ठीक है, तो बस राइटर यही सजेस्ट कर रहे हैं, कह रहे इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को डिफेंस करना चाहिए। तो आज के डेट पे द हिंदू में जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे, मैंने वो सारे आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।